मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और ऊपर अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया और सोफे पर बैठकर एक बार फिर माइक्रोफोन का जायजा लेने लगा। उसकी साख्त से मालूम होता था कि ये इंतहाई ताकतवर आला है। अब इस माइक्रोफोन को निचली मंजिल के ड्राइंग रूम वाले टेलीफोन के अंदर फिट करना था। ये काम मैं मीनाक्षी के होते हुए नहीं कर सकता था। इस वक्त बड़ा सुनहरी मौका था। इस घर में मुझे बड़ी आज़ादी थी। मैं सारे बंगले में जहां चाहे जा सकता था। नौकर नौकरानियां भी मेरे इस रुतबे से बड़े मरूब थे। वो भी मुझे कोई बड़ा ऋषि मुनि समझ रहे थे। मैं निचली मंजिल में आकर ड्राइंग रूम में सामने वाले सोफे के कोने में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। जहां मैं इसलिए बैठा था कि मेरे करीब ही छोटी तपाई पर टेलीफोन पड़ा था। ड्राइंग रूम के पर्दे गिरे हुए थे। बाई अंदर आ गई। कहने लगी, गुरुजी आपके लिए कॉफी बना कर लाऊं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बाई ले आओ। आज जहां बैठकर कॉफी पीने को दिल चाहता है। वो खुश खुश किचन में चल दी। दूसरे नौकर इधर उधर कामकाज करने लग गए। ड्राइंग रूम और बाहर वाली लॉबी बिल्कुल खाली थी। मैंने जल्दी से टेलीफोन को नीचे से खोला, जेब से माइक्रोफोन निकालकर उसके अंदर पीछे करके रखा और वो फौरन चिपक गया। एक नजर देखने से माइक्रोफोन टेलीफोन की मशीनरी का हिस्सा ही लगता था। मैंने फोन को अच्छी तरह से बंद किया और दोबारा तपाई पर रखकर अखबार पढ़ने लगा। अब मुझे इस माइक्रोफोन की ताकत को आजमाना था। इतने में बाई जी कॉफी लेकर आ गई। मैं बड़े सुकून से कॉफी पीने लगा। बाई जी एक बार फिर अपने खामद का रोना लेकर बैठ गई और मुझसे प्रार्थना करने को कहने लगी। मुझे एक ख्याल सूझा। मैंने बाई से कहा, तुम एक काम करो, आज्ञा करें महाराज। बाई जी फौरन चौकस हो गई। मैंने कहा, मैं ऊपर जाकर समाधि लगाता हूँ, तुम यहाँ बैठकर 50 बार ओम नाम का जाप करो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा खामद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो बड़ी खुश हुई और फौरन सोफे के पास चौकड़ी मारकर बैठ गई। मैंने कहा, जब मैं कमरे से निकल जाऊं तब जाप शुरू करना और आवाज के साथ राम का नाम लेना। ये कहकर मैं कमरे से निकलकर ऊपर वाली मंजिल के अपने ड्राइंग रूम में आ गया। उस बंगले में तो हर कमरे में टेलीफोन लगा हुआ था जो इंटरकॉम के साथ एक दूसरे से मिला हुआ था। ड्राइंग रूम में आते ही मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान लगाया। मुझे नीचे मुलाजिमा के हरि ओम हरे राम हरे कृष्णा करने का जाप साफ सुनाई दे रहा था। मेरे चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। एक आध मिनट में मुलाजिमा के हरि ओम हरे राम का जाप करने के बाद मैंने रिसीवर रख दिया। ये मरहला कामयाबी से तय हो गया था। अब ड्राइंग रूम में मिस्टर पांडे जिसके साथ जो बात करेगा मैं उसे आसानी से सुन सकूंगा। लेकिन इस बारे में मुझे यकीन नहीं था कि अगर इसराइली माहिरीन में से कोई आदमी वहां आएगा तो वो एमुनिशन ट्रेन के बारे में भी जरूर बात करेगा, क्योंकि बज़ाहिर इसराइली फौजी माहिरीन या फौजी मुशीरों का जम्मू जाने वाली असलहे की ट्रेन से क्या ताल्लुक हो सकता है। इसके बावजूद मुझे मिस्टर पांडे की गुफ्तगू से कई दूसरे फौजी और भारत के दिफा के बारे में और पाकिस्तान में रॉ के एजेंटों के जरिए इंडिया की हुकूमत जो तखरीबी प्रोग्राम तैयार कर चुकी थी उसके बारे में भी मालूम करना था। बाहर बादल ज्यादा गहरे हुए थे। मैं कमरे से उठकर बाहर कुशादा बैल्कनी में आ गया। खुशगवार हवा चल रही थी। बादल झुके हुए थे। लगता था कि बारिश होगी। मुझे बैल्कनी से मीनाक्षी की गाड़ी बंगले में दाखिल होती नजर आई। उसके साथ ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं बैल्कनी से उठकर वापस अपने कमरे में आकर बैठ गया। मुझे मालूम था कि मीनाक्षी पहले नीचे अपने कमरे में जाएगी। वो ड्राइंग रूम में से गुजरकर अपने कमरे में जाएगी। अपने कमरे में जाकर अपना मेकअप दोबारा सेट करेगी। वापसी में फिर ड्राइंग रूम में से गुजरकर ऊपर मेरे पास आएगी। इस दौरान हो सकता है वो किसी नौकर या मुलाजिमा से कोई बात करे। चुनाचे मैं अपना लगाया हुआ माइक्रोफोन दोबारा टेस्ट करने के लिए कमरे में गया और सोफे पर बैठकर टेलीफोन रिसीवर कान से लगा लिया। थोड़ी देर बाद मुझे मीनाक्षी की आवाज आई। उसने ड्राइंग रूम में से गुजरते हुए किसी नौकर को आवाज दी थी। उसके बाद बाहर बागीचे में बोलते परिंदों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। मैं रिसीवर कान से लगाए बैठ रहा। कोई 5 मिनट बाद मीनाक्षी की दूर से करीब होती हुई आवाज सुनाई दी। वो मुलाजिमा बाई जी से कह रही थी कि गुरुजी को बता दिया कि मैं चाय उनके साथ पीऊंगी। फिर बाई जी की आवाज आई कि जी हाँ, मैंने बता दिया। माइक्रोफोन वाकई इंतहाई ताकतवर था। अब मुझे यकीन हो गया था कि इसके जरिए मुझे रॉ के हेड ऑफिस के थोड़े बहुत राज मालूम हो जाएंगे। मैंने रिसीवर रख दिया और बैल्कनी की दरवाजा नुमा लंबी खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बाहर बारिश हो रही थी। इतने में मीनाक्षी ऊपर आ गई। उसने बड़े अदब से मुझे नमस्कार किया और मेरे पांव छुए। आज उसने फालसा कलर की छापदार रेशमी साड़ी पहन रखी थी और उसके लिबास से बिल्कुल नई किस्म के परफ्यूम की महक उठ रही थी। कहने लगी, गुरुजी आज बड़ी खूबसूरत बारिश हो रही है। मैं आपके लिए चाय के साथ खाने के लिए रसमलाई लाई हूँ। अहमदाबाद की रसमलाई का वाकई जवाब नहीं था। हमने बैल्कनी वाले दरवाजे की खिड़की के पास बैठकर चाय पी। मीनाक्षी मुझसे भरतनाट्यम रक्स की बातें करने लगी। जब से मैंने उसे बताया था कि वो एक दिन मशहूर भारत की डांसर बन जाएगी, उसने बड़ी मेहनत से डांस सीखना शुरू कर दिया था। मेरी बड़ी हुई शेव को देखकर उसने पूछा, गुरुजी आप दाढ़ी बढ़ा रहे हैं क्या? मैंने कहा, हाँ, ये प्रभु जी की मर्जी है कि मैं दाढ़ी रख लूं। खुश होकर बोली, गुरुजी आपको दाढ़ी बहुत सजेगी। मुझे दाढ़ी अच्छी लगती है, इससे आदमी मर्द लगता है और आप तो मेरे गुरुदेव हैं। मीनाक्षी का बाप मिस्टर पांडे को दफ्तर से देर हो गई थी। वो अभी तक नहीं आया था। मैंने उससे पूछा कि उसका डैडी अभी तक दफ्तर में ही है क्या? मीनाक्षी बोली, डैडी का बम्बई से कोई मेहमान आया हुआ है, वो उसके साथ ही आएंगे।
मैंने कुरेदते हुए पूछा, ये मेहमान कौन है? क्या कोई गोरा अंग्रेज है? मीनाक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं गुरुजी, ये तो हिंदुस्तानी कर्नल है। मैंने डैडी को फोन किया था, उन्होंने बताया था कि बम्बई से कर्नल शर्मा आए हैं, हम घर पर चाय पियेंगे, उनके लिए भी मैं रसमलाई लाई हूँ। मेरे कान खड़े हो गए। बम्बई से फौजी कर्नल आया है तो उनकी बातें जरूर सुननी चाहिए, हो सकता है कोई काम की बात हाथ लग जाए। बाहर बारिश हल्की हो गई। मीनाक्षी ने अपने पेट पर नाफ के नीचे हाथ रखते हुए कहा, गुरुजी, आपकी मेहरबानी से मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई है। आपने मुझे एक नया जीवन दे दिया है। और उसने फर्ते अकीदत से आगे बढ़कर मेरा हाथ चूम कर आंखों से लगाया। मैंने कहा, मीनाक्षी, मैंने जो कुछ किया वो मेरा फर्ज था। मैं जब तक तुम्हारे शहर में रहूंगा तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूंगा, तुम फिक्र न करो। मीनाक्षी तो खुशी से निहाल हो गई, कहने लगी, नहीं नहीं गुरुजी, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे, हम हमेशा आपको अपने पास रखेंगे। डैडी कह रहे थे कि गुरुजी तो महावीर जी का अवतार है, जब से आए हैं हमारे घर के सारे दुख दूर हो गए हैं। इस दौरान मेरी आंखें बैल्कनी से आगे बंगले के गेट पर लगी हुई थीं। मैंने दूर से गाड़ी की हेडलाइट्स देखी। मीनाक्षी में भी गाड़ी की रोशनियां देखी तो कहा, डैडी आ गए हैं, मैं नीचे जाकर मेहमान के लिए चाय का इंतजाम करती हूँ। मैं फिर आऊंगी, खाना आपके साथ ही खाऊंगी। उस वक्त बादलों की वजह से शाम को हल्का हल्का अंधेरा जल्दी हो गया था। मीनाक्षी चली गई। उसके जाने के बाद मैं कमरे में आकर सोफे पर अखबार लेकर बैठ गया। मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान के साथ लगाया। मिस्टर पांडे की आवाज आई। वो अपने भारतीय फौजी अफसर मेहमान कर्नल शर्मा को अंग्रेजी में बेतकल्लुफी से बैठने को कह रहा था। मुझे एक ही फिक्र थी कि कहीं वो चाय डाइनिंग रूम में न पिए, क्योंकि इस तरह मैं उनकी बातें नहीं सुन सकता था। और वही हुआ जिसका डर था। मिस्टर पांडे अपने मेहमान कर्नल शर्मा को लेकर बातें करते डाइनिंग रूम में चले गए। अब उनकी आवाजें दूर से भिनभिनाहट की तरह सुनाई दे रही थीं। समझ कुछ नहीं आ रहा था। मैंने मायूस होकर रिसीवर रख दिया, उठकर कमरे में टहलने लगा, फिर बैल्कनी के पास चला गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं रिसीवर कान से लगाकर देख लेता। अभी तक ये लोग डाइनिंग रूम में ही बैठे थे। एक बार रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो मिस्टर पांडे और कर्नल शर्मा की मुझे अंग्रेजी में बातें करने की आवाज सुनाई दी। वो बातें करते ड्राइंग रूम की तरफ आ रहे थे। फिर उनकी बातों की आवाज एक ही जगह से आने लगी। मालूम हुआ कि वो ड्राइंग रूम में बैठ गए हैं। कर्नल शर्मा मिस्टर पांडे से दिल्ली के फौजी सेक्रेटेरिएट में जो दफ्तरी सियासत चल रही थी उसके बारे में बातें कर रहा था। मिस्टर पांडे कहने लगे, मेरी तरक्की के कागजात भी हेड ऑफिस में एक शख्स ने दबा रखे हैं। वो इंदिरा जी के पास फाइल जाने नहीं देता। भारत को ऐसे ही लोगों ने तबाह किया है। फिर कर्नल शर्मा की आवाज आई, लगता है अभी हम दोनों में से किसी की भी तरक्की नहीं होगी। वो क्यों? मिस्टर पांडे ने अंग्रेजी में पूछा। कर्नल शर्मा ने कहा, आपको तो मुझसे ज्यादा मालूम है कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहती है। कश्मीर में मुजाहिदीन की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। हम अखबारों में चाहे कुछ बयान दें, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीर में हमारे फौजी यूनिट बहुत नुकसान उठा रहे हैं। मिस्टर पांडे ने कहा, लेकिन हमारी तरफ से तो कश्मीर के महाज पर बराबर असलहा सप्लाई किया जा रहा है, और अब तो इसराइल ने जो हमें नेपाम बम के रॉकेट दिए हैं उनकी आधी ट्रेन भरकर हम कश्मीर के महाज पर अपनी फौजों को भिजवा रहे हैं। कर्नल शर्मा ने हंसकर कहा, पांडे जी, जब ये एमुनिशन वहां पहुंचेगा तब देखेंगे। ये सब कहने की बातें हैं। मैं अपनी जगह बिल्कुल साकित था। जिस राज की मुझे तलाश थी वो राज अफशा होने वाला था। मैंने रिसीवर अपने कान के बिल्कुल साथ लगा लिया और उंगली से दूसरा कान बंद कर लिया। मुझे मिस्टर पांडे की आवाज सुनाई दी। उससे बड़े एतमाद के साथ अंग्रेजी में कहा, क्या बात करते हो कर्नल शर्मा, मैंने डिपार्चर ऑर्डर भी इशू कर दिया है। ये ट्रेन देवलाली से इस महीने की 20 तारीख को रात के 12 बजे देवलाली के फौजी गैरिजन वाले रेलवे हॉल्ट से रवाना हो जाएगी। कर्नल शर्मा ने कह लगाया, क्या वाकई? मिस्टर पांडे ने कहा, यार तुमको यकीन क्यों नहीं आता? तुम कश्मीर फ्रंट पर जा रहे हो। वहां जाकर ब्रिगेडियर तिवाड़ी को मेरी तरफ से बता देना कि इस बार हम कश्मीरियों को मजा चखाने के लिए इसराइली नेपाम रॉकेट भेज रहे हैं। ब्रिगेडियर को कहना कि बेशक इन बमों से कश्मीर के सारे मुसलमानों के घरों को आग लगा दे। आधी ट्रेन रॉकेटों से भरकर भेज रहा हूँ। कश्मीर भारत के लिए बहुत बड़ा और अहम फ्रंट है। कर्नल शर्मा की आवाज आई, वेरी गुड, अगर ये बात है तो हमारी फौजी यूनिटों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ। 11 बजे की फ्लाइट पकड़कर बंबई वापस जाना है और वहां से सुबह सुबह श्रीनगर वाली मिलिट्री फ्लाइट पकड़नी है। मिस्टर पांडे की आवाज सुनाई दी, मैं तो चाहता था कि तुम खाना खा कर जाते। नो माय डियर फ्रेंड, फिर किसी रोज सही, अब मैं चलता हूँ। दोनों बातें करते कमरे से बाहर निकल गए। मिस्टर पांडे ने देवलाली के फौजी गैरिजन से ट्रेन के चलने की जो तारीख और वक्त बताया था वो मैं इस वक्त अपने दिमाग में दोहराया जा रहा था। जब रिसीवर पर उनकी आवाजें आना बंद हो गईं तो मैं जल्दी से रिसीवर रख कर उठा। ब्रीफ केस में से नोटबुक निकालकर उस पर कोड लफ्जों में 20 जून रात 12 बजे देवलाली लिखा और नोटबुक ब्रीफ केस में रखकर ब्रीफ केस को लॉक कर दिया। फिर मैं सोफे की पुश्त से टेक लगाकर यूं दराज हो गया जैसे मैं 100 मीटर की दौड़ जीत कर आ रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो राज जो मेरे लिए अहम ही नहीं था बल्कि मेरे लिए एक इम्तिहान बन चुका था मुझे इतनी आसानी से अपने कमरे में सोफे पर बैठे बैठे मालूम हो जाएगा। मैंने हिसाब लगाया, 20 तारीख के आने में अभी 10 रोज बाकी थे। पूरे 10 दिन।
इन दिनों में मुझे अपने टारगेट पर अटैक करने के लिए तमाम ज़रूरी और इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल करनी थीं। अब करीम भाई से मुलाकात ज़रूरी थी। मैंने उसी रात करीम भाई से बात करने का फैसला कर लिया। रात का खाना हमने मिलकर नीचे खाया। मिस्टर पांडे ने दबी जबान में मुझसे अपनी तरक्की वाली फाइल के बारे में कहा, गुरुजी अब ये कृपा कर दीजिए किसी तरह मेरी फाइल पर इंदिरा जी के दस्तखत हो जाएं, फिर मेरी तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, गोकुलदास वक्त आने पर भगवान महावीर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अभी इसका वक्त नहीं आया, बहुत जल्द ये वक्त आने वाला है। इसके लिए मुझे एक खास चिल्ला करना होगा। जिस रात चिल्ला करूंगा उसके दूसरे दिन तुम्हारी फाइल पर इंदिरा जी के दस्तखत होकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मिस्टर पांडे हाथ बांधे, जो आपकी मर्जी गुरुदेव कहता रहा। रात के 10 बजे मैं सोने का कहकर ऊपर अपने बेडरूम में आ गया। मुझे रात के 12 बजे के बाद करीम भाई से रेडियो ट्रांसमीटर पर बात करनी थी। मैंने सिवाय टेबल लैंप के बेडरूम की बाकी सारी बत्तियां बुझा दी। टेबल लैंप की रोशनी बड़ी मध्यम थी और सिर्फ पलंग तक ही महदूद थी। इतनी देर तक मैं अंग्रेजी का एक जासूसी नॉवल पढ़ता रहा। जब घड़ी ने रात के 12:05 बजाए तो मैंने खुफिया जगह पर रखा हुआ रेडियो ट्रांसमीटर निकाला, उसको ऑन करके फ्रीक्वेंसी मिलाई और कोड सिग्नल के इशारे दिए। दूसरी तरफ से भी मुझे सिग्नल के इशारे मिलने लगे। मेरा मास्टर सिपाही अपने ट्रांसमीटर के पास मौजूद था। मैंने कोड में करीम भाई का नाम पूछा। उसने अपना कोड नंबर और नाम बता दिया। फिर मुझसे मेरा खुफिया नंबर और कोड पूछा। मैंने उसे बताया कि मुलाकात कल जरूरी होनी चाहिए, मुझे ट्रेन का राज मिल गया है। दूसरी तरफ से करीम भाई ने कोड में कहा, कल अपने वक्त पर हाइड आउट में पहुंच जाना। और कोई बात? मैंने कहा नहीं। और रेडियो ट्रांसमीटर के सिग्नल बंद हो गए। मैंने ट्रांसमीटर बंद करके ट्रांसमीटर को, जो उसके सिगरेट लाइटर की शक्ल में था, कमरे में एक खास जगह पर छुपा दिया। दरअसल मैं ट्रांसमीटर वाला सिगरेट लाइटर अपने पास नहीं रखना चाहता था, इस ख्याल से कि किसी ने देख लिया तो खामखा उसके दिल में ये ख्याल न आ जाए कि मैं सिगरेट तो नहीं पीता। तो मैंने लाइटर अपने पास क्यों रखा हुआ है। मैंने टेबल लैंप बुझाया और पलंग पर दराज हो गया। उस वक्त बाहर बैल्कनी से बारिश की आवाज आ रही थी। बारिश दोबारा शुरू हो गई थी। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और कश्मीर के महाज पर जाने वाली असलहे की ट्रेन को उड़ाने के बारे में मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा है। मैंने आंखें खोल दी और हमतंग गोश हो गया। आवाज मेरे बेडरूम वाले दरवाजे के पास आकर रुक गई। फिर दरवाजे पर आहिस्ता से किसी ने दस्तक दी। मैं फौरन दस्तक की आवाज को पहचान गया। ये मीनाक्षी थी। मुझे इस पर सख्त झुंझलाहट हुई कि इतनी रात गए वो मेरे बेडरूम में क्या करने आई है। मैं उठकर दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से मीनाक्षी की सरगोशी आई। मैं हूँ गुरुजी, मीनाक्षी। मैंने दरवाजा खोला तो मीनाक्षी मेरे कदमों पर गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दें महाराज, मेरे अंदर आपके प्रेम की आग है। आप मेरे लिए शिव जी भगवान हैं। मुझे अपनी पार्वती बना ले। वो ऐसे इल्तिजाएं कर रही थी जैसे उस पर कोई भारी मुसीबत नाजिल हो गई हो। वो स्लीपिंग ड्रेस में तकरीबन नीम उरियां थीं। हिंदू औरतें, जैसा कि मेरे मुशाहिदे में आया है, अपने जिस्म को उरियां करने में कोई आर या शर्म महसूस नहीं करती, खास तौर पर जब उन पर किसी देवी देवता या साधु संत से प्रेम वगैरह का भूत सवार हो। मीनाक्षी की भी यही हालत थी। लेकिन मुझे इस्लाम के उसूलों के मुताबिक जो ट्रेनिंग दी गई थी, उसका पहला उसूल ये था कि अपने किरदार को चट्टान की तरह मजबूत रखना, कभी जिनसी तरगीबात को अपने करीब न भटकने देना। एक मर्द मोमिन कमांडो की असल ताकत उसका ईमान और खुदा पर यकीन होता है, और खुदा पर यकीन और ईमान को जो चीज ताकत और तवानाई पहुंचाती है वो इंसान का बुलंद किरदार होता है। वो जानवरों की तरह कभी जज्बात की राह में नहीं बहता। वो हर हालत और सूरत हाल में अपने जिनसी जज्बात को अपने कंट्रोल में रखता है। होशंगाबाद की पहाड़ियों में जिस मर्द मुजाहिद ने मुझे पहली बार ट्रेनिंग दी थी, वो 5 वक्त का नमाजी था। वो कहा करता था, जवान अपने जिस्म की ताकत को अपने अंदर संभाल कर रखो, ये खुदाई नूर है। जब तक आदमी के अंदर उसके बदन की ताकत मौजूद है, वो बड़ी से बड़ी चट्टान से भी टकरा कर उसे पाश पाश कर सकता है। ये ताकत ही इंसान के अंदर रहकर उसके जिस्म की कमजोरियों का इलाज करती है और एक वक्त आने पर खुदा का नूर बनकर उसके जिस्म को, उसकी रूह को मुनव्वर कर देती है। उस मर्द मोमिन की सारी बातें मुझे याद थीं और मैंने अपने कमांडो मिशन पर निकलने के बाद आज तक उन पर अमल किया था। मैंने मीनाक्षी को बाजुओं से पकड़कर उठाया। ये तुम क्या कह रही हो मीनाक्षी? ना तो मैं भगवान समान हूँ और ना तुम मेरी पार्वती बन सकती हो। मैं तो महावीर का भक्त हूँ। जाओ नीचे जाकर सो जाओ। किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो क्या कहेगा? तुम्हारे साथ मेरी भी बदनामी होगी। मीनाक्षी सर झुकाए शर्मसार सी होकर वहीं से वापस सीढ़ियां उतर गई। मैंने दरवाजे की चटखनी बंद की और खुदा का शुक्र अदा किया। दूसरे दिन मीनाक्षी मेरे सामने आई तो उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वो शर्मसार सी थी। मैंने उसे पास बुलाकर उसे 2-3 अच्छी बातें कहीं। वो खुश हो गई और मेरे पांव छूकर बोली, गुरुजी आप सचमुच भगवान सम्मान है। मैंने उसे कहा कि आज रात को मुझे पूजा के लिए स्वामी नारायण के मंदिर में जाना होगा। रात 8 बजे जाऊंगा और 1-2 बजे रात वापस आ जाऊंगा। तुम अपनी गाड़ी की चाबियां मुझे दे दो। मीनाक्षी ने इंतहाई अकीदत से कहा, गुरुजी आप अभी से चाबियां लेकर अपने पास रख लें। मैंने कहा नहीं, मुझे रात 8 बजे दे देना। दिन भर मैं अपने ऊपर वाले कमरे में ही रहा। आधी रात के वक्त मुझे अपने मास्टर स्पाई करीम भाई से मिलने जाना था।